बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही कराची में साजिशों के सपोलिये सर उठाने लगे। कल शिया मरे और आज सुन्नी। रेंजर्स का इल्जाम एक सियासी जमात पर। हकीमुल्लाह महसूद को शहादत का दर्जा देने के लिए बाज मजहबी रहनुमा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या अवाम मानने को तैयार हैं? हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए। अमेरिका मान तो रहा है मगर क्या ड्रोन हमले बंद करेगा? कुछ को ड्रोन मार गया, कुछ को खुदकुश बमबार और कुछ को टारगेट किलर। जो बच गए उन्हें टमाटर मार गए। पाकिस्तानियों के नसीबों की खैर हो। कराची की खैर के खबरें एक बार फिर परेशान कर देने वाली सामने आ रही हैं। टारगेटेड ऑपरेशन के बाद कराची के अमन और अमान में बाज़े बेहतरी नजर आ रही थी, मगर यूं लगता है कि जैसे टारगेट किलर्स शायद बंद कबाड़ खोलकर एक बार फिर मैदान में उतर आए हैं। कल कराची में 9 अफराद ताक लगाकर मारे गए और आज 13 से जायद जान से गए। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे रेंजर्स के हेडक्वार्टर में सर जोड़कर कराची की इस नई दहशतगर्दी की लहर का जायजा ले रहे हैं। कराची पुलिस के सरबराह का कहना है कि कराची को फिरकावाराना फसादात की तरफ धकेलने की साजिश हो रही है। कोई है जिसने कल कराची में शिया मारे और आज सुन्नी कत्ल कर दिए। इसका मकसद कराची में शर और तशद्दुद फैलाने के सिवा और कुछ नहीं। शाहिद हयात के मुताबिक आज हमला करने वाले मुल्जिमान की मालूमात पुलिस ने हासिल करनी है। 1-2 दिन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल अहले तशीह के लोग मारे गए। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि उसका हमें बिल्कुल पता चल गया। हमारे पास कुछ नाम्स भी हैं, हमें लीड्स भी मिल गई हैं। इंशाल्लाह 1-8 दिन के अंदर अंदर हम अपने उन बंदों को हम काबू कर लेंगे। और आज का अगर आप देखें कि आज सुन्नी लोग जो है उनको हिट किया गया है, जबकि रेंजर्स के तर्जुमान ने कहा है कि फिरका वाराना फसाद फैलाने की कोशिश में एक सियासी जमात का अस्करी विंग मुलव्वस है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान के करीब हैं, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेंजर्स हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास के बाद कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अजीजाबाद में फ्लैग मार्च किया। चूंकि मुहर्रमुल हराम के पहले 10 अयाम इंतहाई हसास हैं, इसलिए पुलिस ने अभी से कराची में हाई अलर्ट कर दिया है। खौफ और हिरास के साए कराची में फैल रहे हैं। शुमई किस्मत के एक मुहर्रम और ऊपर से हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत। गोया के आने वाले दिन दर हकीकत कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुला चैलेंज होंगे। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची में अमन रख पाएंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची CPLC के सरबराह जनाब अहमद चुनाय। अहमद चुनाय साहब, रेंजर तर्जुमान का कहना है कि एक सियासी जमात का अस्करी विंग मुलव्वस है इस टारगेट किलिंग में। आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस है उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना जो है वो लाजमी है। कराची इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जैसा कि पुलिस चीफ़ ने बताया है कि पुलिस जो है वो चारों तरफ जो है वो फ़ाल है, मुल्ज़िमान की निशानदही जो है वो हो रही है और जल्द ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि आज रेंजर्स और पुलिस दोनों जो हैं वो मिलकर इन कातिलों को गिरफ़्तार करने के लिए बात कर रहे हैं, इन कातिलों को रोकने की बात कर रहे हैं और कराची को शरंगेज़ी और कराची को दहशतगर्दी से बचाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर कातिलों ने फिर ज़ोर पकड़ा है तो इसी तरह हमारी रेंजर्स और हमारी पुलिस ने जो है वो ज़ोर पकड़ा हुआ है और उनका मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। 5000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई जब से ये कराची में ऑपरेशन जारी है। क्या ये फिरका वाराना फसादात फैलाने वाले बच गए थे? ये गिरफ्तार नहीं हो सके, पकड़े नहीं जा सके, इनके बारे में पता नहीं था? देखिए, कराची एक बहुत बड़ी बदअमनी का शिकार था और उसमें कई क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, कई तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इन सब की गिरफ्तारियां जो हैं वो बारी बारी ज़रूर हो रही हैं। हर जगह पे जो है वो आप देख रहे हैं कि बिला इम्तियाज़ छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, इनके शफात भी हो रहे हैं, मुल्ज़िमान की निशानदही भी हो रही है। तो ये सारे काम होते होते, ये सारी प्रोग्रेस होते होते कुछ वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ जा रही हैं, बिला इम्तियाज़ जा रही हैं और मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है। कराची पुलिस चीफ भी कहते हैं 1-2 दिन लगेंगे। रेंजर्स के तर्जुमान ने भी कहा है उन्हें पता है कौन लोग ये फिरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन क्यों, फौरी क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता इन्हें? देखिए, जहाँ निशानदही होती है वहाँ तलाशी के लिए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जाते हैं।
1-2 दिन का मकसद यही होता है कि बहुत जल्द इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनकी निशानदही भी है और उन तक जो है वो कानून के हाथ ज़रूर पहुँचेंगे। ये बताइए, अभी फिर एक दफ़ा हमने देखा जब से कराची ऑपरेशन चल रहा था, इस तरह के वाक़यात कम हो गए थे। सिर्फ 2 दिन में 20 से ज़्यादा अफराद जहाँ बहक हुए हैं। ये कैसे ख़त्म होगा ये खौफ व हिरास? जा नहीं रहा, कुछ बेहतरी आई थी, लोगों में इत्मीनान की फ़ज़ा आ रही थी। मुहर्रम शुरू होते ही फिर टारगेट किलिंग, फ़िरका वाराना फ़सादात फैलाने की कोशिश। देखिए, अगस्त का अगर आप किलिंग का फिगर देख लें तो वो 271 के करीब था। सितंबर और अक्टूबर बिलतरतीब 137 और 136 का फिगर था। मैं समझता हूँ कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशें थी कि कराची में जहाँ 300 के करीब लोग मारे जा रहे थे, उसको उन्होंने 60% को रिड्यूस करके 40% पे ले आए और मज़ीद काविशें भी इस सिलसिले में चल रही हैं। ज़ाहिर है जब कातिल गिरफ़्तार होंगे, जब पुलिस और रेंजर्स फ़ाल होंगी, तो जो दहशतगर्द अनासर हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, वो अपना पूरा भरपूर ज़ोर लगाएंगे कि इनको नाकाम करें। और यही मैं समझता हूँ कि एक साजिश है जिसके ज़रिए इनको नाकाम करने की बात की जा रही है, मगर फिर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिम्मत नहीं हारी है और वो मुसलसल इन कातिलों की, इन दहशतगर्दों की, इन क्रिमिनल एलिमेंट्स की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही हैं। जी, ये बताइए कि एक तरफ कल शिया कत्ल होते हैं, आज सुन्नियों को मारा जाता है। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा ये कहते हैं कि कोई तीसरा हाथ मुलव्वस है। क्या ये कराची ऑपरेशन जिन लोगों के खिलाफ हो रहा है, वहां से नजरें हटाकर किसी और तरफ लगाने की कोशिश है? देखें, कत्ल एक मुसलमान का ही हो रहा है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से हो, और ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है और हम सब इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ज़ाहिर है जब आपस में फ़िरक़ों को लड़ाया जाता है तो एक तीसरा हाथ ज़रूर शामिल होता है और वो तीसरा हाथ इस बात की कोशिश करता है कि तमाम तर तवज्जो जो है वो इस ऑपरेशन से हट कर दूसरी तरफ ले जाई जाए। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सिंध हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक है और सिंध हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो इन कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ हुकूमती सतह पर भी और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट लेवल पर भी भरपूर कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह जो है वो इन कातिलों को गिरफ़्तार करके अमन व अमान को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। दहशतगर्दों को, क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो कराची के अमन को ख़राब करें और इस सिलसिले में तमाम लोग जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं और तमाम लोग अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें सिंध हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि तमाम नामसाइद हालात के बावजूद भी बड़ी जवाबदेही से मुकाबला किया। और ये जो मैंने फ़िगर दिए आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के, वो इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि ना सिर्फ ये टारगेट किलिंग बल्कि अगवा बराए तावान की वारदातों में भी एक बड़ी तादाद में कमी आई है कि जहां अगस्त में 27 लोग अगवा हुए थे, वहां ये फिगर जो है वो 10 और 8 पे बिल तरतीब आ गया है और इस महीने जो है वो फिगर अभी 0 पे खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और आवाम जो है वो भी इनका साथ दे रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द बेहतरी आ रही है। लेकिन क्या अभी वो जो एक टारगेट किलिंग का बटन था अब भी दहशतगर्दों के पास नहीं कि अचानक 2 दिन में 20 से ज्यादा हलाकतें? देखें, बात यह है कि ये एक गहरी साजिश है जिसका इजहार पुलिस चीफ ने भी किया है और इस साजिश को भी नाकाम बनाना है। जब ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब ये इसको टारगेटेड कार्रवाइयों की बात की गई थी, तो ये रिपरकशंस जो है वो हमारे सामने थे कि कातिल जो है, क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और अपना भरपूर मुजाहरा करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि ये बताइए साहब, हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद धमकी भी आई तालिबान की तरफ से बदले की, वो भी एक फैक्टर है, उसका भी हाथ है? देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जो है वो बदस्तूर जारी रहेगी जब तक तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स को जो है वो हम इसका सफाया नहीं कर पाते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाए। CPLC हमारे साथ है, वो कहने भरपूर कोशिशें हो रही हैं रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, लेकिन लगता है कि 5000 गिरफ्तारियों के बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है और कहा जा रहा है 1-2 दिन में जिन लोगों ने फिरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश की है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। इशारा एक सियासी जमात की अस्करी विंग की तरफ जा रहा है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। हकीमुल्लाह महसूद को शहादत का दर्जा देने के लिए बाज मजहबी रहनुमा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या आवाम मानने को तैयार हैं?
इन दिनों पाकिस्तान में वो बहस जारी है जो चंगेज खान के दौर में बगदाद की गली कूचों में हुआ करती थी। पाकिस्तान के रहनुमाओं की दिमागी हालत देखिए, फिर गौर कीजिए तो आराम से समझ में आ जाएगा कि हम जिंदगी की दौड़ में इतना पीछे क्यों रह गए हैं। बगदाद की सरहदों पर जब चंगेज खान अपनी जहर आलूद तलवार की प्यास बुझाने के लिए मौजूद था, तो ऐन उस वक्त बगदाद की इंटेलिजेंशिया और तब की दस्तयाब क़यादत इस बहस में उलझी हुई थी कि कब्बा हलाल है या हराम। और अब पाकिस्तान के हालात देखें और हमारे रहनुमाओं का जांसोज मसला भी कि वो बहस कर रहे हैं कि हकीमुल्लाह महसूद शहीद है। जमात इस्लामी के अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन कहते हैं कि हकीमुल्लाह महसूद मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे थे और इस दौरान वो मारे गए। वो एक कौमी मकसद की तकमील करते हुए दुश्मन का निशाना बने, इसलिए वो शहीद हैं। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान तो हद से गुजरते हुए कहते हैं कि अगर अमेरिका किसी कुत्ते को भी हलाक करता है तो वो उसे शहीद ही समझेंगे। सवाल है कि हकीमुल्लाह महसूद को हीरो बनाकर पेश करना किसकी खिदमत है। हकीमुल्लाह महसूद ने 50,000 पाकिस्तानियों का बेईमाना कत्ल करके किसकी खिदमत की, और ये भी बताया जाए कि 50,000 पाकिस्तानियों के खून से अमेरिका का कौन सा बेड़ा गर्क किया गया। हद तो ये है कि कौमी असम्बली में एक हकीमुल्लाह महसूद की खातिर ड्रोन हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर करने के लिए भी यही तालिबान के वर्सा पूरा जोर लगा रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ड्रोन हमलों के खिलाफ करारदाद अगर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 50,000 पाकिस्तानियों के खून से गद्दारी की है। जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी मजहबी जमातें हैं, इनके कायदीन की नज़र में क्या हज़ारों मुसलमानों का कत्ल भी जन्नती कहलाएगा? जो कातिल होगा उसे जन्नती कहा जाएगा? खैर, मेरी दानिश के मुताबिक कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी, ये फैसले आसमानों के। जमीन पर ये फैसले नहीं होते, जमीन पर फैसले जमीनी हकायक देख कर ही होते हैं। मामला सीधा सा है, तालिबान जिनके बच्चे हैं वो उनको शहीद ही कहेंगे और हमारी नस्लें इन्हीं तालिबान के हाथों बर्बाद हो रही हैं। हम इन्हें शहीद किस तरह मान सकते हैं? आखिर में सैयद मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश है कि किसी रोज किसी खुदकुश हमले के बाद जाए वारदात पर पहुंचे, वहां सिसकती इंसानियत को अपनी आंखों से देखें, माओं के बैन सुने, नौहा कुना बहनों को देखें, बेटों की लाशों से लिपट कर किसी बाप को रोता देखें, दीवारों से लग कर रोते बच्चों को देखें, चीथड़े चीथड़े हुई किसी माँ को देखें। जाए वारदात जहां उनके मुजाहिदीन हम काफिरों को फटे वजूदों वाली शिकस्त देते हैं, बेबस उन लोगों को देखें जो अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे होते हैं, जो हर सांस पर या अल्लाह रहम की फरियाद करते हैं। इन्हें देखें, शायद उनके दिल पसीज जाएं, इन्हें पता चले कि हम किस क़यामत से गुजर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पंजाब वालों को मालूम नहीं कि ड्रोन हमले किस कदर भयानक हैं। हम कहते हैं कि मौलाना साहब, आप नहीं जानते कि आप किस कदर भयानक रास्ते पर चल रहे हैं। ये रास्ता कौम की मंशा के खिलाफ है और इसी रास्ते से चलकर मौलाना फजलुर रहमान और जनरल ज़ियाउल हक की तैयार करदा खूनखार जंगजू नस्ल हमारी नस्लों पर हमलावर है। इन्हें ये कौम शहीद कैसे मान सकती है? दर हकीकत हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत पर सदमे से दो चार रहनुमा अपने उन अस्करी बच्चों के जरिए हम पर मुकम्मल हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। सो हकीमुल्लाह महसूद की मौत से सदमा तो फितरी है और भी बहुत से खदशात हैं, कुछ सवालात हैं, इन पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात जनाब शमशान बुखारी और जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब इंजीनियर नईमुर रहमान। नईमुर रहमान साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कुछ कहा है ज़रा वो देख लीजिए। मैं अमेरिका जिसको कत्ल करेगा अगर वो कुत्ता भी होगा तो मैं उसको शहीद कहूँगा। नईमुर रहमान साहब, आप मुत्तफ़िक़ हैं मौलाना फजलुर रहमान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कुछ कहा है वो उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर आज आपकी पूरी गुफ्तगू देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने एक और बड़ा यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, इसलिए कि जो चाहते हैं आप लोग माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। आपको अगर तालिबान के खिलाफ फजा बनानी हो, मेरी बात सुन लीजिए ना, इतनी टॉलरेंस पैदा करें। आपकी राय क्या है मौलाना के बयान पर? मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब अलग से देंगे। आप राय तो दे सकते हैं, आप उनसे मुत्तफिक हैं या नहीं? भाई मेरी बात मैं करूंगा ना, मौलाना की बात मौलाना से पूछिएगा। मैं तो अपनी बात ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा है, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात को नाकाम कर रहा है। ये सिसकती आहों का आप जो तस्करा कर रहे थे उसके खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे ना, और कुछ लोगों ने इसको तस्लीम किया था कि वो आकर बैठेंगे टेबल पर और आपसे बातचीत करेंगे। उस अमल को सबूताज करने वाली क़ुव्वत तो अमेरिका है ना। आज अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करके अमेरिका को अगर कोई सपोर्ट फराम करेंगे तो इस चीज़ को कौम कबूल नहीं करेगी। और आप कौन से मुफ्ती हैं जो इस बात का ऐलान करते हैं कि कौम ये नहीं करेगी? 50,000 पाकिस्तानियों का कातिल कौन है? 50,000 पाकिस्तानियों का कातिल वो है जिसने अमेरिका का साथ दिया है। 50,000 पाकिस्तानियों का कातिल वो है जिसने एक ऐसी जंग में हमें मुब्तला किया जो हमारी जंग नहीं थी। अमेरिका के ड्रोन हमले, अमेरिका की बमबारी, अमेरिका की टारगेट किलिंग, आज कराची में जो कुछ हुआ है। हकीमुल्लाह महसूद ने कत्ल नहीं किए,
हकीमुल्लाह, ये पाकिस्तानियों का कातिल हकीमुल्लाह आप महसूद नहीं अदालत था। में ले जाइए, आप अदालत में ले जाइए, मुकदमा चलाइए। मैं इस तरह किसी पर फतवे जारी नहीं करता। मैं तो उस पर फतवा जारी करूंगा, मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर अपनी राय कायम करूंगा कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा दुश्मन रियासती दहशतगर्द अमरीका, जो इंसानियत का कातिल है, वो अगर किसी को टारगेट करके हमारे यहाँ अमन व अमान के पूरे सूरत हाल को ख़राब करना चाहता है, तो जिसके खिलाफ वो टारगेट बना रहा है उसको मैं शहीद कहूँगा और बबांगे दोहल कहूँगा। चले आपके मैं लिए तो हकीमुल्लाह महसूद शहीद है, जिसने हमारे फौजियों को, बच्चों को कत्ल मुझे किया, आप ये बताइए ना, वो शहीद है। नहीं ये बात नहीं करें वो आप 50,000 बातों को। 50,000 मारे गए, इन 50,000 में ये वीडियो से हैं, हकीमुल्लाह महसूद खुद मानते रहे हैं, उनके आज भी बयानात आते हैं, वो कहते हैं हम बदले लेंगे। वो जिन लोगों को टारगेट करते हैं, कर्नल इमाम को मारा, वीडियोस मौजूद हैं, वो शहीद नहीं है। मुझे आप ये बताइए, जनरल सनाउल्लाह जो है वो शहीद नहीं थे। जिन लोगों ने ऑपरेशन करके सैकड़ों बेगुनाहों को मारा, जब उनको कत्ल किया जाता है आप उन्हें शहीद कहते हैं ना, इसलिए कि उनको कत्ल किया गया है। बेगुनाह मुसलमान का कत्ल या किसी मुसलमान का कत्ल इस बुनियाद पे कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है, इसलिए हम ये बात, और असल इशू से डाइवर्ट ना करें सूरत हाल को। असल इशू ये है कि इस वक्त हम अमेरिका। जनरल सनाउल्लाह, मुझे बताएं जनरल सनाउल्लाह आपकी नजर में शहीद हैं या नहीं? हमने कहा, मुनव्वर हसन ने बबांगे दोहल इसका ऐलान किया, तालिबान से कहा कि आप इस सही रास्ते पर नहीं है, आपको मेजर फौज को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात करते हैं वाजे करते हैं, डोडोक करते हैं, इसलिए आप ट्विस्ट ना करें। आप हमें किसी ऐसे नहीं, हमने कहा ना शहीद है, हकीमुल्लाह महसूद तो शहीद है आपकी नजर में, जनरल सनाउल्लाह शहीद हैं ये अमरीकी जंग में मुब्तला होकर और उसके हवाले से जो पूरी ये बिसात बिछाई जाती है, जो ये बात मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात है या नहीं, उनके साथी शहीद हैं या नहीं? 50 आप अगर मुझसे 47वीं मरतबा कहलवाना चाहते हैं तो मैं वो भी कह दूंगा कि वो शहीद हैं, उनके साथी भी शहीद हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 12 साल पहले शहीद, ये तो अजीब बात है। सुल्तान बुखारी साहब आप बताएं, आप क्यों बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि मुल्क का गद्दार है हकीमुल्लाह महसूद को शहीद कहने वाला, क्यों? देखिए उसामा, बात यह है, पहली बात तो मुझे आप ये बताएं, आपका प्रोग्राम अच्छा होता है, अगर नईम साहब ने अपनी बात कर ली है तो आप फिर मेरे से बात करें तो मैं अपनी बात करूं, और अगर हमने एक दूसरे के साथ बहस कर ली है तो मैं फिर उस अंदाज से बात करूं। नहीं, आप अपनी बात कीजिए, जवाब तो आना चाहिए ना दोनों तरफ से। अच्छा, असेंबली में भी तो यही बातें हो रही हैं, जो कौन है उसको कंफ्यूज किया जा रहा है। नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि ये कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा हम में। एक सूरत हाल ये है कि हुकूमत वक्त जो है उसने भी कहा, अपोजिशन जमातों ने भी कहा, तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि ये टाइमिंग गलत है। अब कौन शहीद है कौन शहीद नहीं है इसका फ़ैसला आप पहले कह चुके हैं आसमानों पे होता है, ये ज़मीन के फ़ैसले नहीं हैं और ये मुफ्तियों के फ़ैसले भी नहीं हैं। एक मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें शाहजेब खानज़ादा ने एक क्लिप दिखाया जिसमें मुनव्वर हसन साहब ने, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने इस बात पे ये इनकार किया कि मैं जानता ही नहीं हकीमुल्लाह महसूद है भी या नहीं है, और फिर आज शहीद कहने लग गए। खैर ये एक अलहदा बहस है कि पहले एक बंदे को जाना नहीं जाता फिर उसको शहीद किया जाता है। जहाँ तक देखें कुछ बातें हैं, हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चलना पड़ेगा। ये तो पक्की बात है कि ये जंग इनिशियली हमारी नहीं थी, मगर उसके साथ ये भी सच है कि हमारे फ़ौज के जवान, हमारी बेगुनाह बच्चियाँ, हमारे बच्चे, और ये अमरीकनों ने आके, अमेरिका ज़रूर ये जो ड्रोन कर रहा है हमारी सलामती पे, खुद मुख्तारी पे हमला है, मगर आप मुझे ये बताएं कि जो हम खुद कर रहे हैं और अपने मार रहे हैं, इनका हिसाब कौन लेगा? कौन लेगा हिसाब इनका? नईम रहमान साहब, मुनव्वर हसन साहब तो पहले कहते थे कि मैं नईम साहब से मैंने भाई सवाल नहीं किया। अदालती तहकीकात करवाने। देखिए मैं एक तो बहस नहीं करना चाह रहा था, आपके प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है आप उसको पे रहना चाहिए था, आपने उसको ख़राब किया है, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि आप चीज़ों को जो ना अलग-अलग करके नहीं करना चाहिए। वो जिस वीडियो का तज़किरा कर रहे हैं शाहजेब खानज़ादा की, वो कम से कम 1 साल या 9-10 महीने पुरानी वीडियो है और सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दीली हुई है। उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से ऐलानात हुए हैं, तालिबान की तरफ से भी हुए हैं, हुकूमत की तरफ से भी हुए हैं, राब्ते हुए हैं, और इस हद तक बात हो गई थी कि अब शाम को मुज़ाकरात होने जा रहे थे। आप लोग चीज़ों को डाइवर्ट ना करें। आप इशू ये है कि नोटिस सप्लाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इशू ये है कि ड्रोन हमले होने चाहिए कि मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते हैं तो 50,000 जो मुसलमान थे निहत्ते, उनका आपके ख्याल में मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? आपके ख्याल में इसी तरह कत्लेआम जारी रहना चाहिए? ये कौन लोग थे कि जो ये सारे काम कर रहे हैं? ये वो लोग थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा हो रहा है, कत्लेआम हमारा हो रहा है भाई, हम अवाम हैं, आपका नहीं, आप भी उसके साथ पार्ट हैं उसका। कत्लेआम हमारा अमेरिका करवा रहा है, इसलिए कि 12 साल पहले कत्लेआम नहीं होता था, बम धमाके नहीं होते थे, दहशतगर्दी नहीं होती थी। अमेरिका हकीमुल्लाह महसूद को कहता रहा है कि मारे इस तरह के खुद कुछ हमले करें जिनको वो मानते रहे हैं, और आप उनको डिफेंड करते हैं। टीटीपी कहती है हमने हमला किया। बात सुन लीजिए, आप बात सुनिए, बात जितनी है उतनी करनी चाहिए
کسی اور کے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ٹویسٹ کریں. بات یہ ہے کہ 12 سال پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے جو روابط تھے, ان روابط کے اندر یہ بحران پیدا ہوا کہ جب پاکستان نے یو ٹرن لیا اور وہ افغانستان جس کو پاکستان نے تسلیم کیا تھا, سعودی عرب نے تسلیم کیا تھا, جو پاکستان اس کا ساتھ دیتا تھا, جب امریکہ آیا تو مشرف نے کہا کہ ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم پتھروں کے زمانے میں نہیں جا سکتے, اور انہوں نے وہاں پر ایک اپنی دوست سن لیجئے میری بات, پہلے دیکھیں بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. میں سن چکا ہوں آپ کی بات, آپ نہیں سن چکے نا, آپ سنتے کب ہیں, کے لیے کام کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ. آپ سن لیجئے میری بات. جماعت اسلامی نے افغان جہاد میں حصہ لیا, تب امریکہ ساتھ نہیں تھا, اسٹیبلشمنٹ تب ساتھ نہیں تھی. افغانستان میں جب جہاد شروع ہوا تھا تو امریکہ 3 سال تک نہیں آیا تھا. الحمدللہ ہم نے وہ جہاد کیا ہے, مجاہدین کے شانہ بشانہ کیا ہے. اور کشمیر کا جہاد, کشمیر کا جہاد میں الحمدللہ موجود ہے. سر چھوڑیے کروڑوں روپے کا مجھے دکھا دیں جس طرح ہم رہتے بستے ہیں. الحمدللہ پیسے لے کر کر رہے ہیں نا. منور حسن ایک کمرے کے اندر رہنے والے کشمیر میں بھی جہاد ہو رہا ہے, وہاں پر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد آپ کشمیر کے جہاد کی ہم اخلاقی سیاسی حمایت کرتے ہیں. کشمیر میں جو لوگ برف پوش پہاڑوں کو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر عبور کر کے جاتے ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے حامی ہیں. کروڑ روپے نواز شریف صاحب سے لیے یا نہیں؟ ایک پائی نہیں لی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, ہم جہاد کو ڈسون کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ جب تک کہیں گے جہاد ہے تو ہم کہیں گے جہاد ہے, آپ کہیں گے دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی کہیں گے. ہم جو کام کرتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد قائم رہتے ہیں. حکیم اللہ محسود اس وقت جہاد کر رہے تھے. حکیم اللہ محسود کو اس راستے پہ لگانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یو ٹرن لیا, امریکہ کا ساتھ دیا, پاکستان کو دہشت گردی کی آماجگاہ بنایا. حکیم اللہ محسود کا راستہ ٹھیک تھا. اسامہ غازی صاحب, کبھی آپ فوجی آپریشن کو بھی اسی طرح بے نقاب کر دیا کریں جس طرح یہاں پر گفتگو کرتے ہیں. سب کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں جو یہاں پر پوری قوم کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایشوز کو ڈائیورٹ نہ کریں. کوئی اور بات کرتا ہوں, آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. میں حکیم اللہ محسود کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. حکیم اللہ محسود کا راستہ ٹھیک تھا, حکیم اللہ محسود جہاد کر رہا تھا. جو جماعت اسلامی کا راستہ ہے وہ بالکل واضح. سن لیجئے اسامہ, جو جماعت اسلامی کا راستہ ہے, ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. اور میں طالبان سے بھی کہتا ہوں, ہم تو بار بار ہی بات کہہ چکے ہیں, منور حسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں یہ راستہ درست نہیں ہے. اپنی قوم کے خلاف کام کرنا درست نہیں ہے, اپنی فوج سے لڑنا درست نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ چیزوں کو سنگل ایک رخ طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. جو دہشت گردی ہے اس کی روٹ کاز پہ جانا چاہیے. جب ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی دہشت گردی جنم لیتی ہے. جب امریکی ریاست جو پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہے, جب آپ اس کے ساتھ دیں گے اور اپنی قوم کے خلاف آپریشن کریں گے اور اپنے ہی بھائیوں افغانوں کا خون بہائیں گے تو اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوتے ہیں اور وہ رد عمل لوگ استعمال کرتے ہیں. شمشان بخاری صاحب, کیا یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے حکیم اللہ محسود شہید ہونا؟ زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اقلیت میں. اسامہ, آپ پتہ نہیں کون سے مسئلے پہ چل پڑے ہیں. پہلے تو اگر آپ اپنے فارمیٹ پہ رہتے اور نعیم اللہ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو آ جاتا, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو آ جاتا. میں چیزیں مکس نہیں کر رہا. آپ کو موقع مل رہا ہے نہیں موقع اس طرح نہیں بھائی, وہ بحث کی بات ہے. میں اپنا موقع فرض کرتا ہوں. میں بھی بحث نہیں کرنا چاہتا. میرے حساب میں جو ہر پاکستانی جو شہید ہوا ہے, جو پاکستانی بے گناہ شہید ہوا ہے, وہ بموں سے شہید ہوئے ہیں, جو خودکش بمبار ہیں ان سے شہید ہوئے ہیں, جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جن کو اٹھا کے اغوا کر کے کیا ہے, وہ سارے شہید ہیں. مگر مجھے آپ یہ بتائیں, کوئی فتویٰ, کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرے, جو آپ کی فوج کو مارے, جو آپ کے بچوں کو مارے, جو آپ سب کو مارے, اس کو آپ شہید کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس کو درجہ دے رہے ہیں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرون جو ہیں وہ یقیناً ہماری سلامتی اور خود مختاری کے خلاف ہیں, اور اس وقت ایک بات چیت ہونے جا رہی تھی, اور آج جو لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ان کو ایک موقع فراہم ہو گیا ہے. مگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی فوج نے یہ اٹیک نہیں کیا, یہ امریکنز نے کیا ہے, اور جو طریقہ ہے احتجاج کا اس سے کریں گے, اور اپوزیشن کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی حق ادا کریں گے اور سارے آ کے بات کریں گے. مگر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ شہادت اور غیر شہادت کے چکر میں نہ پڑے. یہ دیکھیں کہ ہر صورت پاکستانی تباہ ہو رہے ہیں, پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے, اور آج تک کسی مذہبی جماعت نے کنڈیم نہیں کیا جو آپ کے معصوم بچے, بچیاں, بزرگ جو ہو رہے ہیں. اور جب طالبان کی طرف سے کوئی آتا ہے ہم ان کو جو ہے ان کا دفاع کرنے چل پڑتے ہیں. تو بھائی خدارا, جو قوم آپ کی بے گناہ سڑکوں پہ, مساجد میں, امام بارگاہوں میں, چرچز میں جو غیر مسلم پاکستانی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, اس پہ کوئی رد عمل نہیں آتا کسی مذہبی جماعت کا, اور ادھر جو ہے ہم نے وہ سند دینی شروع کر دی.
मैं एक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ सामा जी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। मेरे पास वक्त देखिए, नईमुर रहमान साहब, जितनी बात है उतनी करनी चाहिए, जितनी बात है उतनी करनी चाहिए। इस चीज़ की कंडमनेशन हमने की है, बच्चों को मारने के, औरतों को मारने, बेगुनाहों को मारने की हम कंडमनेशन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि सबकी जिम्मेदारी अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वालों की है। वो अगर मुज़ाकरात की टेबल सजाएंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे, वरना नेटो सप्लाई बंद करें। ड्रोन हमले अगर बंद नहीं होते तो नेटो सप्लाई बंद करें। हम इस सिलसिले में इमरान खान के साथ हैं बिल्कुल। शमशाम साहब, आप भी साथ हैं इमरान खान के? जी, मैं जो पार्लियामेंट में जो फैसला होगा और तमाम जमातों का होगा, इमरान खान साहब के जज्बात की मैं कदर करता हूं, मगर मैं किसी गैर आईनी इकदाम के साथ नहीं। बहुत शुक्रिया शमशाम बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक, उनका कहना है, जमात इस्लामी का ये कहना है कि शायद हकीमुल्लाह महसूद का रास्ता सही नहीं था, लेकिन मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो शहीद हैं। और वो कहते हैं कि हज़ारों पाकिस्तानियों के कातिल हकीमुल्लाह महसूद नहीं, कोई और है। न्यूज़ आर्मी मिलेंगे ब्रेक के बाद। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए। अमेरिका मान तो रहा है, मगर क्या ड्रोन हमले बंद करेगा? हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात एक बार फिर कशीदगी का शिकार हो गए हैं। इसका एतराफ़ अमेरिका खुद भी कर रहा है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान जे कॉर्नी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हालिया ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान ने कोई एहतजाज किया, ना ही राबता किया गया। जॉन कॉर्नी के मुताबिक हकीमुल्लाह की हलाकत के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी और गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, मगर तनाव के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान की 66 साल तारीख में पाक अमेरिका ताल्लुकात में बहुत से नेशोबे फराज आए हैं। कभी दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले इतने करीब आ गए कि गुमान होने लगा कि हिजर के मौसम खत्म, बस अब वस्ल की घड़ी शुरू है। दोस्ती की नई तारीख रकम होगी, मगर फिर यूं हुआ कि बदगुमानियां हद से बढ़ गईं। शुक्र शुबात मफादात ने रास्ते जुदा कर दिए। कल के मंजूर नजर जिसकी झोली बिन मांगे भर दी जाती थी, इसी पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मगर तल्ख हकीकत यह भी है कि जमहूरी हुकूमतें कभी भी अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात कायम न कर पाई जिन्हें खुशगवार कहा जा सके। मगर ताले आजमाओं का मामला कुछ और रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये ताल्लुकात तनाव का शिकार रहे, मगर ज़ियाउल हक जैसे मर्द मोमिन का अमेरिका भी गर्विदा था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ भी अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात कायम न कर पाए जैसे ताल्लुकात कमांडो परवेज मुशर्रफ ने बना लिए थे। अब भी पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है जिसकी ख्वाहिश है कि अमेरिका ड्रोन हमले रोक दे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ये मुतालबा मान लेगा? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं रसूल बख्श रईस, तज्जिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रसूल बख्श रईस साहब, बड़ा बुनियादी सवाल है। मुसलसल बहस हो रही है ड्रोन हमले रोके जाएं, उसके बाद आज असेंबली में बहस होती रही कि नेटो सप्लाई बंद की जाए, इत्तेफाक नहीं हो सका। ये कंफ्यूजन क्यों हमें नजर आ रही है ताल्लुकात में? देखें, वो इसलिए कि हमारा सामना एक बड़ी ताकत के साथ है कि अमेरिका हमले करता रहेगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस इलाके में हमले किए जा रहे हैं यहाँ पे मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद हैं, लश्कर मौजूद हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर उनके मुताबिक हमले जाके करते हैं और वहाँ के तालिबान की हिमायत करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो उनमें भी मुलव्वस हैं, लेकिन उनके रिश्ते सिर्फ़ पाकिस्तान के शहरों तक नहीं, जहाँ पे कि खूनो खराबा रोज़ाना की बुनियादों पर, फ़िरका वारियत के नाम पे और जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़, या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ होते रहते हैं। बल्कि उनके रिश्ते अलकायदा से हैं, उनके रिश्ते अफ़गानिस्तान में जो लोग मज़ाहमत कर रहे हैं उनसे हैं, तो उनको वो शिकार करना चाहते हैं और वो करते रहे हैं। जो हमारे सामने अदाद व शुमार आए हैं उनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो उनके मुताबिक, हमें नहीं मालूम कि जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ जो सफारती ज़राए हैं उनको इस्तेमाल कर सकती है। वो तो हम कर रहे हैं, कहते हैं कि आप हमारे लिए पेचीदगियाँ पैदा कर रहे हैं, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये हमला उस वक्त हुआ है
جب بالکل طالبان کی قیادت اور پاکستان کی حکومت مذاکرات کے لیے تیار تھے. یہ معلوم نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا مذاکرات کا نتیجہ مثبت نکلتا, اس سے امن قائم ہو جاتا, لیکن کم از کم جو حکومت کا موقف تھا اور یہ موقف امریکہ کی قیادت تک بھی حالیہ دورے کے دوران پہنچایا گیا تھا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, تو اس سے تعلقات میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں, ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن یہ سمجھنا کہ جس طرح سے ایک تاثر پاکستان کے میڈیا میں پیدا ہو رہا ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ تعلقات ختم ہو گئے ہیں, یا کچھ لوگوں کا یہ موقف کہ تعلقات ختم کر دینے چاہیے. دیکھیں, دنیا کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے اور دنیا کے ساتھ تعاون کرنا ہے, دنیا کا تعاون ہم نے لینا ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہمارے لیے بھی ہے, ساری دنیا کے لیے ہے. اس کے کئی راستے ہیں. ایک راستہ تعلقات بہتر کرنا ہے دنیا کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ جو دہشت گرد لوگ ہیں ان سے مذاکرات کے ذریعے اگر وہ ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں, اگر اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, ایک بات یہ بھی تو ہے کہ وہاں جہاں وہ ایک اپنی الگ ریاست چاہتے ہیں, جہاں ہماری ریاست کی عملداری ہی نہیں ہے, وہاں پر اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے اور وہ شخص مارا جاتا ہے جس پر الزام ہے, جس کے 50,000 لوگوں کا وہ قاتل ہے اور وہ اون کرتا ہے, اس پر یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ قوم کی ترجمانی ہو رہی ہے یا اپنی جان چھڑانے کے لیے؟ دیکھیں, سیاست کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت ہے تو اس کو عبادت ہی سمجھنا چاہیے. جب اس میں منافقت, ڈر, خوف, بے ایمانی آتی ہے تو وہ پھر کسی اور قسم کی سیاست ہو جاتی ہے جس کا نام دھوکہ دہی اور دھوکے بازی ہوتی ہے. اصل میں جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے, بڑی قیادت سے لے کے چھوٹی قیادت تک, عام آدمی سے لے کے نام نہاد بڑے آدمیوں تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ محبت, حب الوطنی, خلوص, عوام کی خدمت اور سچائی اور دیانت, یہ جو میں لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, نہ ٹیلی ویژن دیکھنے کو جی چاہتا ہے, نہ اخبار پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف منافقت, جھوٹ, کہ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے, یا خوف ہے یا منافقت ہے, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جب منافقت ہوتی ہے تو خوف خود بخود پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. سچ کہنا چاہیے, جو دہشت گرد ہے دہشت گرد ہے, جو ملک کا دشمن ہے ملک کا دشمن ہے, وہ ہمیں کہنا چاہیے. سیاستدانوں کو نظر نہیں آتا, اور کس طریقے سے جس طریقے سے بیانات دیے جا رہے ہیں, یہ ساری دنیا پاکستان پر ہنس رہی ہے کہ یہ کنفیوز قوم ہے. یہ کیا سمجھتی ہے کہ اپنا راستہ خود بنا لے گی, یہ اپنا مستقبل تلاش کر سکتی ہے, یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتی ہے, امن قائم کر سکتی ہے. یہ بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے سپلائی بند کرنے کا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, متفقہ قرارداد جو ہے وہ تو آتی ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن کیا ایسا ممکن ہے جس طرح سے پاکستانی حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو کہا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکے گا؟ میرا خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوتا ہے تو ملک کے اندر فساد پیدا ہوگا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نے یا تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی جو ہماری صوبائی اسمبلی ہے اسے قرارداد پاس کر کے ہم اتنا وقت دے رہے ہیں, نہیں بند کرتے تو ہم یہ کر دیں گے, کہ ہم یہ ایسی کارروائی ہے جو بالکل بغاوت ہے ریاست کے خلاف. جو ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے وہ صوبائی حکومت بنائے, جو ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے وہ وفاقی حکومت کرے گی. خارجہ پالیسی, سلامتی پالیسی, یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ سوچ لیں کہ اگر عمران خان مستقبل میں وزیر اعظم بنتے ہیں, میں ان کی حمایت کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ بڑی اعلیٰ قیادت وہ میسر کر سکتے ہیں, لیکن ہر چیز ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے, طاقت ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے. کہ وہ وزیر اعظم ہیں, ان کی حکومت ہے, ایک اور صوبائی حکومت مختلف سیاسی جماعت کی سندھ میں بنتی ہے, بلوچستان میں بنتی ہے, وہ اس قسم کی کارروائی کرتی ہیں تو وہ کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے کہ دیکھیں آئین کے مطابق اگر رہنا ہے, جمہوریت کو چلنا ہے, تو ہر ایک حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے. وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ یہ بند کر دیں گے, نیٹو سپلائی کریں گے, اس سے فساد پیدا ہوگا. یہ فساد ملک کے حق میں ہے یا یہ اس بات کا مظہر ہو سکتی ہے جس کا اشارہ عمران خان نے خود قومی اسمبلی کی تقریر میں کیا کہ ہمیں
इकट्ठा। ٹھیک ہے، یعنی اتحاد جو ہے اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، سیاسی اور قومی اتحاد کو۔ بہت شکریہ آپ کا رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ تھے، تجزیہ نگار، اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کے بیانات ہماری سیاسی قیادت دے رہی ہے اس سے پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ یہ کنفیوز قوم ہے۔ نیوز آر میں بریک کے بعد ملتے ہیں۔ کچھ کو ڈرون مار گیا، کچھ کو خودکش بمبار اور کچھ کو ٹارگٹ کلر۔ جو بچ گئے انہیں ٹماٹر مار گئے۔ پاکستانیوں کے نصیبوں کی خیر ہو۔ پاکستانیوں کے نصیب کی اللہ خیر کرے۔ کل بات کی تھی کہ ٹماٹر 160 روپے کلو ہو گئے، مہنگائی کا رونا رویا جا رہا تھا۔ امید تو یہ تھی حکومت کچھ کرے گی، مگر یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ڈرون حملوں کی دہشت گردی کی ماری قوم پر ستم یہ ہو رہا ہے کہ آج ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جاتا، لیکن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور صرف ٹماٹر ہی نہیں، کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ امپورٹ کم ہو رہے ہیں، امپورٹ کی ضرورت ہے، فصل خراب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ابراہیم مغل صاحب، تجزیہ کا۔ مغل صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ قیمتیں اس طرح بڑھ رہی ہیں؟ کسی کو ہوش ہی نہیں؟ فقط ٹماٹر پر تو روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اسامہ، دنیا میں بھارت، امریکہ اور اسرائیل نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 3 اداروں کے ذریعے، IMF، پاکستانی بابو اور ورلڈ بینک، 3 ادارے چنے ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کی انرجی اور واٹر اینڈ انرجی، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ IMF کی گود میں بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر ڈالر، وزیر خزانہ، جو IMF کی گود میں بیٹھے لوریاں لے رہے ہیں، چٹ بھیجتے ہیں نثار خان کو کہ تقریر بند کر دو، تو تقریریں بند ہو جاتی ہیں۔ وہی وزیر خزانہ نے پچھلے 5 مہینوں میں جو چند چڑھایا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ایگریکلچر میں 100% بڑھا دی ہے۔ اسامہ، 10 روپے کلو خریدا گیا کسان کا آلو، 85 روپے میں بیچ کے ذخیرہ اندوز، سٹاکسٹ، آڑتی، مڈل مین، کولڈ سٹوریج والا اور بیوپاری تقریباً 36 ارب روپے نجائز کمائے گا۔ پیاز 20 لاکھ ٹن، تقریباً 17 ارب روپے نجائز۔ دیگر سبزیاں تقریباً 19 ارب روپے نجائز۔ اور آج اسامہ، فیصلہ آباد میں تو آٹے کے متعلق ہڑتال بھی ہو گئی کہ مہنگا بھی نہیں مل رہا۔ 30 روپے کسان سے لی ہوئی گندم کا آٹا 50 روپے میں بھی نہیں مل رہا، اور حکومت نے اس سال جو 70 لاکھ ٹن گندم 210 ارب روپے کی خریدی، قوم سن لے، وزیر اعلیٰ پنجاب 210 ارب خریدی گئی گندم کا آٹا 295 ارب روپے میں بیچیں گے۔ پتہ نہیں یہ پیسہ 85 ارب کا کس کے پاس جائے گا؟ یہ مجھے بتائیے، کہہ رہے ہیں فصل نہیں ہوئی، باہر سے امپورٹ کریں تو قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، کراچی میں 200 روپے کلو کا ٹماٹر ہو گیا۔ کیا یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کرنا حکومت کا کام نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، مگر کرسیوں کے چند بابو ملک سارا کھا گئے۔ پاکستان کو ضرورت ہے 6 لاکھ ٹن ٹماٹروں کی، اس سال پیدا ہوا ہے 6,27,000 ٹن، 2.5 لاکھ بلوچستان میں، 1,80,000 سندھ میں، 1,25,000 خیبر پختونخوا، 1 لاکھ پنجاب میں۔ کمی اس کی نہیں ہے۔ انڈیا میں پیاز کم ہوتا ہے، منموہن سنگھ صاحب کہتے ہیں کسانوں آؤ بیٹھو، بتاؤ مشکلات حل کروں، اس کو حل کر دی جاتی ہیں، پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پیداوار کا بیڑا پچھلے 7 سال میں پنجاب گندم کی پیداوار کا 1 مرتبہ بھی ہدف پورا نہیں کر سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب؟ چیز کی کمی آتی ہے، بابوؤں کو بلا کے ماڈل ٹاؤن میں بند کمرے میں کمپیوٹر پہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، 20 کروڑ روپیہ اپروو کر دیا جاتا ہے، 4 ارب روپیہ سٹار فارمنگ کے لیے اپروو کر دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پہ ہی پروڈکشن آئے گی، کمپیوٹر ہی اب چیزیں بوئے گا، کمپیوٹر ہی اب چیزیں پکائے گا۔ حل کیا ہے؟ کہیں سے سستا کہاں جائیں؟ کراچی کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے کہاں جائیں جہاں سے یہ سستی چیزیں مل جائیں؟ صرف ٹماٹر ہی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب تو مرغی اس سے سستی ہے۔ میں بتا دوں یہاں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ بجٹ گزرے 5 مہینے ہو گئے، 6واں مہینہ شروع ہوا ہے،
डेवलपमेंट का इस मुल्क में तरक्याती बजट 100 अरब रुपया भी खर्च नहीं हो सका, जिस पर रोजगार होता है, जिस पर महंगाई कंट्रोल होती है, जिससे रोटी आती है, और 400 अरब रुपया गैर तरक्याती यानी कि अय्याशी का बजट खर्च भी हो गया है। IMF यही चाहता है कि तरक्की मत करो, हमसे लो और खाओ। इसका हल क्या है? मैं डरता हूँ, मेरे मुंह में खाक, लेकिन उसामा अगर कोई जिंदा रहा तो देखेगा, अगर मौजूदा हुक्मरान रहे, मौजूदा स्ट्रेटजी रही, मौजूदा पॉलिसी रही, खुराक, कपड़ा, अमन-ए-आमा, बिजली, गैस, पानी, रोजगार, सेहत और तालीम, ये चीजें चिमटियों के साथ ढूंढी जाएंगी माइक्रोस्कोप लगा के कि कभी ये चीजें यहाँ होती थी। आज भी पाकिस्तान में पैदावार दुगनी हो सकती है, आज भी दुगनी पैदावार हो सकती है। वजीर आला चाहे, वजीर आजम चाहे, अब हो तो ये रहा है मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश, यानी पॉलिसी ये है। ये टमाटर की कीमत जो है इसकी कमी की वजह ये नहीं है कि फसल कम हुई, वजह यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। इब्राहिम मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।